हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GIS कठुमर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। आवर चैप्टर फर्स्ट इज गोइंग ऑन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। In this chapter today we are going to study about Dalton's atomic theory and atomic mass। Students, इस चैप्टर में आप केमिस्ट्री के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो और आप लोग अब पढ़ने जा रहे हो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो किस प्रकार से बताई थी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में आपने लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया है। तो डाल्टन ने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस के बेसिस पर ये अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया है और इस एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या स्टेटेड किया है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है, दिस थ्योरी इज गिवन बाय डाल्टन का फुल नेम लिख देता हूं मैं, जॉन डाल्टन। इन 1808 ये जो जॉन डाल्टन थे स्टूडेंट्स, ये 1808 ये एक फिलोसोफर थे, ठीक है ना। और इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज थे उन लॉज की बेसिस पर कुछ पोस्टुलेट्स को प्रपोज किया था और इसी के बेसिस पर हम ये अब मानते हैं कि एटम को डिस्कवर करने वाला भी कौन होता है, डाल्टन ही है। एटम को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था, जॉन डाल्टन ही था, क्योंकि जॉन डाल्टन ने एटम की फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, तो इसकी पोस्टुलेट्स को चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, फर्स्ट पहली पोस्टुलेट इसकी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई भी जो मैटर है, जैसे ये कोई मैटर है या फिर ये वाला मैटर है, ये मैटर जिन एटम्स से बनाए वो एटम्स कैसे हैं, इनडिविजिबल, यानी कि उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइडेशन नहीं कर सकते। जिन एटम्स से मैटर का फॉर्मेशन होता है उन एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात किसने कही है, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट पोस्टुलेट चेक करते हैं इसकी, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स, कोई भी गिवन एलिमेंट्स है, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके सभी के सभी जो एटम होते हैं, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल
मास। कोई भी जो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का जो के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, एलिमेंट जो होता है उस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक ग्रुप्स ऑफ एटम होता है, उसको आप बोलते हो एलिमेंट। उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज और जो मास होता है वो सब का सब कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। जैसे देखो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर O2, उसको आप O2 नोट करते हो, और O2 का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म O2 मॉलिक्यूल्स। अब इस एलिमेंट के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन का ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर स्टूडेंट्स जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, भाई इस एलिमेंट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, चाहे वो कितने भी हो, सभी एटम्स का मास और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी। यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती इन सब की, ठीक है। ये बात एक्सप्लेन कर रहा है जॉन डाल्टन। क्लियर। नेक्स्ट पोस्टुलेट को चेक करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। चलो इसी में लिख देता हूं थर्ड में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। अब ये बात भी सही है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनके मास तो कैसे होंगे, डिफरेंट ही होंगे कि नहीं होंगे। भाई अगर एक एलिमेंट नाइट्रोजन का लें और एक एलिमेंट हाइड्रोजन का लें स्टूडेंट्स हम, तो नाइट्रोजन के एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी एटम्स का मास हाइड्रोजन के एटम्स से डिफरेंट तो होगा ही, क्योंकि एलिमेंट कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर सेम एटम है, सेम एलिमेंट के जो एटम है इनके मास और प्रॉपर्टीज तो सेम होते हैं, और डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स के मास और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट को चेक करते हैं। फोर्थ नंबर में ये स्टेट करते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स आर formed when atoms of compounds are formed when atoms of different elements combine, different elements combine in a fixed ratio। देखो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उस कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी होगा स्टूडेंट्स जब उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशो में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अगर H2O का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन होंगे तो ही वाटर फॉर्म होगा। अगर ये रेशो चेंज होता है तो वाटर फॉर्म नहीं हो सकता। अगर इस रेशो को आप 1:2 करते हो तो स्टूडेंट्स HO2 फॉर्म हो जाएगा। यानी कि इनका रेशो कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए।
जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो अगर आप 1:1 रखते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन होती है, और अगर इसका रेशो 1:2 रखते हो तो आपको CO2 गैस ऑब्टेन होती है। ठीक है ना। तो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, वो डिफरेंट एटम के एलिमेंट्स जब फिक्स्ड रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट को चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं केमिकल रिएक्शन इवॉल्व, केमिकल रिएक्शन इवॉल्व, केमिकल रिएक्शन इवॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज्ड होते हैं, उनमें एटम्स का ना तो फॉर्मेशन होता है ना ही एटम्स कोई डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है ना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स these are neither created nor destroyed, neither created nor destroyed। कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो नष्ट होता है ना ही क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना। इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर मैं मैग्नीशियम को हीट करता हूँ एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट्स कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो एटम है उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, नहीं एटम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है उसके अंदर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम ही प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन जगह यहाँ पर कार्बन आपको ऑब्टेन हो जाए। ठीक है। तो ये पोस्टुलेट कहती है क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होते हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन एटम्स को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है, और इस एटॉमिक थ्योरी की ये मेन पोस्टुलेट्स हैं। इन मेन पोस्टुलेट्स को आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब देखो स्टूडेंट्स, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट दी थी, उस फर्स्ट पोस्टुलेट की एक ड्रॉबैक आपको बताता हूँ मैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में डाल्टन ने बोला है कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन कैसा है एटम, कैसा है एटम इज इंडिविजुअल, डिविजिबल। ठीक है ना, डाल्टन ने बोला है ना। लेकिन बट टुडेस एटम इज नॉट इंडिविजुअल। आप अब देखते हो, और अब क्या, जिस टाइम पर एटम्स को डिस्कवर किया था उस टाइम पर एटम्स जो थे उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को प्रपोज किया गया था। ठीक है ना। और जब डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को गिवन किया गया था या प्रपोज किया गया था, उसी टाइम पर बता दिया गया था जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसी टाइम पर एक्सप्लेन कर दिया था ना कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बोली थी किसने, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया था कि एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये किस तरह से है, तो उसने बोला था कि एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटर इन डिफरेंट इन दिस स्फीयर।
इन डिफरेंट प्लेसेस। यही तो बोला था जे थॉमसन ने कि जो एटम होता है उसका जो स्फीयर होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस स्फीयर में डिफरेंट प्लेसेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब इस जगह पर हमको पता चल गया कि ये स्फीयर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज डिफरेंट प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो यहाँ पर एटम जो है वो इनडिविजिबल कैसे रह गया। एटम के अंदर यहीं पर आपको इस चीज का पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन एटम, यहीं पर पता लग गया ना हमको कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको इंडिविजुअल कैसे बोल सकते हैं। ये तो ऑलरेडी इसके अंदर और एक स्मॉल पार्टिकल, एटम से भी स्मॉल, क्योंकि एटम को स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द नेचर बोला गया था, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इससे भी स्मॉल है, ये भी पता लग गया। और जब ये इसके बाद में कुछ एटॉमिक मॉडल से, जैसे रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसने बताया था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके रीजन, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन था स्टूडेंट्स कि इसके एटम्स के बिटवीन एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स जब एटम के अंदर हमको पार्टिकल्स का पता लग गया तो ये इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता ना। तो ये जॉन डाल्टन की जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके ये ड्रॉबैक हुई कि नहीं हुई, हुई ना, ड्रॉबैक हो गई ना एक। और एक ड्रॉबैक और चेक कर सकते हैं हम। देखो जॉन डाल्टन ने अपने एक पोस्टुलेट दी थी, अभी आपको मैं लिख रहा था कि जो स्टूडेंट्स एटम होते हैं एलिमेंट्स के डिफरेंट, जो किसी भी एक एलिमेंट का, कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे वो सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं या सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनके मास सेम होते हैं, सब कुछ उनका सेम होता है। ये बात बोली है किसने, जॉन डाल्टन ने। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स उसी टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उसी टाइम पर आइसोटोप्स का पता लग गया था। किसका पता लग गया था, आइसोटोप्स का। और आइसोटोप्स का पता लग गया तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 8O16, 8O17 और 8O18, इसके भी इतने सारे आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर तो 17Cl 35, 17Cl 37, ये आइसोटोप्स होते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स प्रेजेंट है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट लूं और इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करूं तो जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग तो सेम होनी चाहिए, बट हाइड्रोजन के एटम तो ये 3 टाइप्स के ये रहे। इन सभी एटम्स की आप अगर प्रॉपर्टीज को चेक करते हो तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मिलता है कि इसका एटॉमिक मास 1 है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 है। सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट है कि नहीं है। इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये भी ड्रॉबैक हो जाती है एक, कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उस सेम एक एलिमेंट के अंदर सभी एटम्स सेम प्रॉपर्टीज़ के प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकती है ना, इसकी हो सकती है ना। तो देखो हमने 2 ड्रॉबैक्स को यहाँ पर चेक कर लिया। आइसोबार को आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आइसोबार को चेक कर सकते हैं ना हम, क्योंकि आइसोबार में क्या होता है स्टूडेंट्स, आइसोबार में
एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है। और आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। समझ आ रही है ना बात। तो इन सभी का कोई भी रेस्पॉन्स जॉन डाल्टन नहीं दे पाए थे, इसलिए ये जॉन डाल्टन की कुछ ड्रॉबैक्स मानी जाती हैं उनकी एटॉमिक थ्योरी की। क्लियर है? ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, किसी एटम का जो मास होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। तो देखो, एटम के मास को आइडेंटिफाई करना बहुत ही हार्ड वर्क होता है क्योंकि एटम एक टिनी पार्टिकल्स है, वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स। तो इतना छोटा होता है कि आप ये विजिबल नहीं है, तो इसका मास किस तरह से हम मेजर करें। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जो एटम है उसके मास को एक यूनिट में मेजर किया जाता है जिसको बोलते हैं हम AMU। क्या बोलेंगे हम? AMU। तो स्टूडेंट्स, AMU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। ऐसो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। और इस किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड यूनिट या एक स्टैंडर्ड यूनिट को आइडेंटिफाई किया गया था। यानी कि साइंटिस्ट ने इसके एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया और उस स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करने के बाद इसको डिफाइन किया। और इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट को क्या माना, या स्टैंडर्ड जो सेलेक्ट किया था वो क्या था, वो था कार्बन 12। कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट माना और इस स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मेजर किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि कोई भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, कोई भी जो एटम है स्टूडेंट्स, उसका जो एटॉमिक मास होता है उसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली कार्बन 12 के एटॉमिक मास का 1/12 पार्ट होता है। कोई भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, कार्बन 12 के एटॉमिक मास का 12th पार्ट होता है। ठीक है, ये एटॉमिक मास के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई थी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम ये देखें, ये कार्बन 12 जो होता है स्टूडेंट्स, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन 12 क्या है, कार्बन का आइसोटोप्स कितने होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, 2 आइसोटोप होते हैं ना। तो ये कार्बन का एक आइसोटोप है और इस आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड यहाँ पर माना गया है और इस स्टैंडर्ड को मानकर किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को आप लोग ग्राम के अंदर भी मेजर कर सकते हो। किसमें मेजर कर सकते हैं हम, ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि AMU बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है और ग्राम भी इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ग्राम में भी आप इसका जब एटॉमिक मास को मेजर कर सकते हो, तो देखो AMU और ग्राम के बिटवीन एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, 1 AMU इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम नहीं, सॉरी, ग्राम। 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो ग्राम में कितनी होती है, 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। ठीक है ना। इसको आप लोग 1.67 इतना भी लर्न कर सकते हो, ये भी लर्न कर सकते हो। ये लंबी अगर यूनिट आपको ध्यान में नहीं रहती है तो इसको आप लर्न कर सकते हो। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी हो सकती है ग्राम में, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो सकती है।
ठीक है ना। और देखो टुडेस जो ये एटॉमिक मास की जो यूनिट है कौन सी, AMU, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और इसको रिप्लेस करके आजकल बच्चों जो एटॉमिक मास होता है उसको U में डिनोट किया जाता है। और U मीन्स होता है यूनिफाइड मास। U मीन्स क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो आजकल इस यूनिट इसमें लिखते हैं हम, U में लिखते हैं एटॉमिक मास को, ठीक है ना। तो देखो इसकी मैं जो भी डेफिनेशन या फिर इसकी जो भी वैल्यूज़ है उन सबको मैं सिस्टम से लिखता हूँ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आप इसको सिस्टम से ध्यान रखो। और कुछ एटम्स के एटॉमिक मास भी मैं आपको नोट कर देता हूँ। तो देखो द मास ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत कम होता है क्योंकि एटम ही बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट लिख सकता हूं मैं, द प्रेजेंट सिस्टम, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का जो प्रेजेंट सिस्टम है वो किस तरह का, इज बेस्ड ऑन कार्बन 12, इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड। यानी कि प्रेजेंट सिस्टम में किसी भी एटम का जो एटॉमिक किसी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो किस पर बेस्ड होता है, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड आपने यहाँ पर लिया है, कार्बन 12 का स्टैंडर्ड यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है ना। कार्बन 12 क्या होता है, इट इज ए आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम का क्या है बच्चों, आइसोटोप है, ठीक है ना। इन दिस सिस्टम कार्बन 12 इज असाइंड, कार्बन 12 इज असाइंड। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कार्बन 12 इज असाइंड ए मास ऑफ एग्जैक्टली mass of exactly 12 atomic mass unit। यानी कि AMU। यानी कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो कितना AMU है, 12 AMU है, ठीक है ना। अगर कार्बन एटम का मास 12 AMU है तो उसके इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो देखो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कार्बन 12 इंटू 1/12 पार्ट। कार्बन 12 के एटॉमिक मास का 1/12 पार्ट कितने के इक्वल होता है, 1 AMU के इक्वल होता है, ठीक है ना। और 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1.67 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ये वैल्यूज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसके अकॉर्डिंग आप एक
एटम का हम एटॉमिक मास अगर निकालना चाहें, चलो मैं हाइड्रोजन का मेजर करके बताता हूँ आपको। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो वन हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है स्टूडेंट्स ग्राम में इतना, और इसका आपको एटॉमिक मास निकालना है तो इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 AMU का। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी है, इतने ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.009 AMU ये आएगी। यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, मतलब उसको कितना मानते हैं 1.008, यानी कि आप लोग उसको 1 ही तो मानते हो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को, ठीक है ना। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.008 AMU, इतना हो सकता है। तो हम इसको क्या इतनी छोटी वैल्यू होती है पीछे की, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU हुई हम मोस्टली अब मेजर करते हैं। यानी कि जहाँ भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 1 यूनिट ही माना जाता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास के लिए आप लोग ये प्रोपोर्शन को नोट कीजिए। और अभी मैं आपको बता रहा था कि AMU की जो यूनिट है स्टूडेंट्स, उस AMU की यूनिट को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, यूनिफाइड यूनिट के द्वारा। तो देखो टुडे AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U, ठीक है ना। U के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। अब U को क्या बोलेंगे, मैं यहीं लिख रहा हूँ, विच इज नॉन एज यूनिफाइड मास या यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। U मीन्स क्या है, यूनिफाइड मास लिख सकते हैं, यूनिट मत लिखो, मास लिखो यार, यूनिफाइड मास, ठीक है ना, यूनिट की जगह यूनिफाइड मास। क्लियर है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और एटॉमिक मास के इस प्रोपोर्शन को आप नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। देखो कुछ एटम्स के मैं एटॉमिक मास आपको नोट कर देता हूँ जो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है ना। मोस्टली काम आने वाले कुछ एटम्स के एटॉमिक मास नोट करते थे। जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट, यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ एटम, यहाँ पर है मास, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का होता है 12 यूनिट, यूनिट में लिख रहा हूँ मैं AMU की जगह। और नाइट्रोजन का होता है स्टूडेंट्स 14 यूनिट, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके काम आने वाला है सोडियम, इसका होता है 23 यूनिट। मैग्नीशियम इसका होता है 24 यूनिट। और एल्युमिनियम इसका होता है 27 यूनिट। और क्लोरीन इसका होता है स्टूडेंट्स 35.5 यूनिट। और पोटेशियम 39 यूनिट। और कैल्शियम इसका होता है 40 यूनिट, ठीक है ना। तो मोस्टली आपके कुछ एटम्स हैं ये जो काम आते हैं, इन एटम्स के एटॉमिक मास को आप नोट कर लीजिए। और जहाँ भी हमको एसेंशियलिटी होगी एटॉमिक मास की किसी भी एलिमेंट की उस जगह पर आपको और मैं नोट करता चला जाऊँगा और आप वहाँ से इनको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे हमको ये इतने सारे तो ये तो हमको लर्न होने चाहिए,
तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को समझा है और एटॉमिक मास को समझा है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ढंग से चेक करेंगे और इसके होमवर्क वगैरह भी आप ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए। ओके, गुड बाय।